अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट लूँगा सिर्फ आपके। मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी कॉलेजेस और स्कूल्स जो ओपन होने की पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर रोटेशनल डायनामिक्स के नोट्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के हमको नोट्स चाहिए। तो देखिए, जो बच्चे इकरा उर्दू जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस, जहाँ पर मैं एज अ लेक्चरर वर्क करता हूँ, तो जो बच्चे इकरा जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस आकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी के साथ साथ में स्कल्प्टर एकेडमी आकोट से जो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप तमाम के लिए नोट्स मैं ज़ेरॉक्स सेंटर पर भिजवा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको कल तक वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगी। आप वहाँ से नोट्स ख़रीद सकते हो और आप आपके सिलेबस को वहाँ से मुकम्मल कर सकते हो। इसी के साथ साथ में आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो आपके कज़िन्स है, जो आपके रिलेटिव है, जो स्टैंडर्ड 12th में इस साल है और थोड़ा उनको सिलेबस फ़िज़िक्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम जा रही है, तो आप मेरे वीडियोस उन तक भी शेयर कर सकते हैं और उनका भी मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि आप तमाम लोग घर पर हो और अभी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन शुरू होने की। इसीलिए मैं मेरी जानिब से पूरी आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ और अल्लाह ताला इसमें मुझे कामयाबी भी दे रहा है। आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ में है। इसी के साथ साथ बहुत सारे टीचर्स अभी और वीडियो बना रहे हैं, आप उनके वीडियो से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और मेरे वीडियो तो इंशाल्लाह शुरू ही रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप तक पहुँचा सकूँ। सिर्फ आपका एक छोटा सा काम है कि जो मेरे कॉलेज में बच्चे हैं, मेरे स्कल्प्टर एकेडमी पर है, मेरे इकरा उर्दू जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस में जो बच्चे हैं, वो अपने ज़ेरॉक्स सेंटर से जो नोट्स है उसको परचेस कर लीजिए। इसी के साथ साथ में जो और दूसरी जगह से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं जिनको नोट्स की ज़रूरत है, तो मैंने आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हो, आप व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप तक भी नोट्स पहुँचा सकूँ। इसका पूरा कंक्लूजन ये है कि मैं आपकी पूरी हेल्प करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ घर में रहिए और घर में रहकर आपकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, इंशाल्लाह मैं पूरा सिलेबस आप तक पहुंचा रहा हूँ और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए ताकि आप तक वीडियो पहुंचाने में और नोट्स वगैरह पहुंचाने में मुझे आसानी जाए। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है हमारा, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड है और हमारा जो टॉपिक शुरू था उसका नाम था सरफेस टेंशन। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सरफेस टेंशन। ठीक है, देखिए सरफेस टेंशन हमारा चैप्टर शुरू है और आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है या कांटेक्ट एंगल भी कहा जाता है। इसे उर्दू में कहा जाता है ज़ाविया तमास। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आइए एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग समझते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने के लिए हमें मैं आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगा और उस 4 एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने के लिए आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, एक कंटेनर लेना है और ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका किस मटेरियल का आप ले रहे हो, तो ये जो कंटेनर हम लोग ले रहे हैं ये आपका ग्लास कंटेनर, इसका ये ग्लास का बना है, ग्लास कंटेनर। ठीक है, और इस ग्लास कंटेनर में हमें एक लिक्विड लेना है। मान लो हमने क्या किया कि इस ग्लास कंटेनर में हमने केरोसिन लिया। क्या लिया इसमें? केरोसिन। ठीक है, जब हमने इसमें केरोसिन लिया तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया, हमने मुशाहिदा किया कि केरोसिन की जो ऊपर की जो सरफेस है, ठीक है, टॉप मोस्ट सरफेस, तो वो ना इस तरह से हो गई। ये केरोसिन में हमने मुशाहिदा किया। ठीक है, एक ग्लास कंटेनर लिया, उसमें केरोसिन डाला, तो हमने ये देखा कि जो उसकी जो ऊपर की जो सरफेस है वो इस तरह से कर्व सरफेस हो गई। कैसे हो गई? कर्व सरफेस। ठीक है, इस कर्व सरफेस को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसे मिनिस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके? मिनिस्कस। याद रखिए कि किसी भी लिक्विड के जो ऊपरी जो सरफेस होती है, जो कर्व सरफेस होती है, उसे क्या कहा जाता है? मिनिस्कस। ठीक है, अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको एक पर्टिकुलर शेप दिख रही है। ठीक है, मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा इस शेप का क्या नाम है, यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनेंगे। ओके, ये तो हुआ आपका ग्लास कंटेनर केरोसिन की बात। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल, फिर से आपको एक ग्लास कंटेनर लेना है, ऐसे, ये आपका ग्लास कंटेनर है। ठीक है, अब इस ग्लास कंटेनर में हम ये जो हमारा लिक्विड है इसको चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर लेंगे मर्क्यूरी। क्या लेंगे यहाँ पर? मर्क्यूरी। ओके, सेम है ग्लास कंटेनर, पहले केरोसिन हमने लिया, अब यहाँ पर क्या लिया? मर्क्यूरी। जब हमने इसमें मर्क्यूरी लिया तो हमने गौर किया, हमने मुशाहिदा किया
कि हमारा जो लिक्विड की जो सरफेस है वो ना ऐसी हो गई। देखिए इसमें इस तरह की इसकी सरफेस है जो मिनिस्कस कहलाता है। इसका मिनिस्कस आपको इस तरह से दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, और इसका भी मिनिस्कस कर्व दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो मिनिस्कस है ये भी कर्व है, ये आपका मिनिस्कस है। ठीक है, ये वाली शेप कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? ठीक है, तो ये वाली जो शेप आपकी ये है आपकी कॉनकेव शेप। ठीक है, तो मतलब ये सॉरी हाँ कॉनकेव शेप, कॉनकेव मिनिस्कस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव मिनिस्कस। ठीक है, और ये वाला जो मिनिस्कस है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स मिनिस्कस। कैसा है? कॉन्वेक्स। देखिए ये शेप ऐसी कॉन्वेक्स है और ये वाली शेप जो है ऐसी कॉनकेव है, तो इसे कहा जाएगा कॉनकेव मिनिस्कस, कॉनकेव मिनिस्कस, और ये है आपका कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिया था? ग्लास कंटेनर, केरोसिन को रखा तो हमारा जो मिनिस्कस है कैसे? कॉनकेव है। फिर हमने मर्क्यूरी लिया उसी ग्लास कंटेनर में, तो हमारा जो मिनिस्कस है वो कैसे? कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, अब ये दो एग्जाम्पल हो गई। थर्ड वाली एग्जाम्पल देखिए, थर्ड वाली एग्जाम्पल हमने जो बीकर लिया, अब हम ये बीकर का मटेरियल बदल देंगे। ठीक है, ये जो बीकर है हमारा, हाँ ये जो बीकर है हमारे ये सिल्वर का बना है। किसका बना है? सिल्वर का। ओके, हाइपोथेटिकल कैसे होता है ये? सिल्वर का हमारे पास में कंटेनर है, और इस सिल्वर की कंटेनर में हम प्योर वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्योर वाटर। ओके, जब हमने प्योर वाटर को सिल्वर के कंटेनर में लिया तो हमने ये देखा कि जो इसका मिनिस्कस है ऐसे स्ट्रेट मिनिस्कस है। कैसे? स्ट्रेट, सीधा। यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेट मिनिस्कस। ठीक है, अब यहाँ पर 3 केसेस मैंने आपको बता दिया, और चौथे वाला जो केस है हमारा, ये जो कंटेनर है हमारा, ये हम लेंगे क्लीन ग्लास का। किसका लेंगे? क्लीन ग्लास का। और ये जो हमारा इसमें मिनिस्कस जो बनेगा, हम ये देखेंगे कि वो मिनिस्कस ऐसे होगा, ऐसे। इसे हेमी स्पिरिकल शेप बोलते हैं। कौन सी स्पिरिकल शेप? हेमी स्पिरिकल शेप। ठीक है, इस तरह से होता है। ये शेप में और ये शेप में फ़र्क है, हेमी स्पिरिकल शेप है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा मिनिस्कस है आपको दिख रहा है किस तरह से बना। ये 4 केसेस मैंने आपके पास में बताया। इसमें भी हमने क्या लिया? प्योर वाटर लिया। क्या लिया यहाँ पर? प्योर वाटर, और क्लीन ग्लास का हमारा कंटेनर है। तो 4 केसेस है। केस फर्स्ट में क्या है? केस फर्स्ट में ग्लास कंटेनर है, उसमें केरोसिन भरा है, तो हमारा मिनिस्कस कैसे है? कॉनकेव है। फिर हमने फिर से क्या लिया? ये ग्लास कंटेनर था, ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर में हमने मर्क्यूरी को भरा, तो हमने ये देखा कि हमारा जो मिनिस्कस है वो कैसे बन गया? कॉन्वेक्स मिनिस्कस। और इसको हम मिनिस्कस नहीं बोलेंगे, ये हमारा प्योर वाटर है। प्योर वाटर को हमने सिल्वर की कंटेनर में लिया, तो हमने ये देखा कि जो इसकी सरफेस है वो कैसी? स्ट्रेट है। यहाँ पर किसी किस्म का आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं देखने के लिए मिल रहा। और फिर हमने क्लीन ग्लास का कंटेनर लिया, उसमें प्योर वाटर डाला, तो हमारे को जो इसकी जो शेप मिली वो कैसे है? हेमी स्पिरिकल शेप है। ये 4 एग्जांपल हमारे सामने। ठीक है, आपको समझ में आ चुकी है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं इसको समझिए। पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, ये हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। और टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करोगे? तो आंसर है लिक्विड की सरफेस पर। तो ये लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। और जो सॉलिड की जो सरफेस है इस पर एक लाइन स्ट्रेट इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ये सॉलिड की सरफेस है, ये ऊपर भी सॉलिड की सरफेस है। अब हम गौर करें तो हमको यहाँ पर 2 एंगल दिखेंगे, एक ये वाला एंगल दिखेगा और एक ये वाला एंगल दिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। दोनों में से कौन सा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को याद रखना है आपको, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 में से कौन सा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है? तो आंसर है जो सेकंड वाला है वो है थीटा। मतलब सेकंड वाला जो एंगल है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे याद रखेंगे? तो आंसर है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ होता है जहाँ पर लिक्विड होता है। लिक्विड के अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिया जाता है, लिक्विड के बाहर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं लिया जाता। अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर लिक्विड वगैरह नहीं है, इसीलिए हमने इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं लिया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ होगा? लिक्विड के अंदर होगा। इज इट क्लियर? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर बना थीटा। अच्छा, इसकी बात करते हैं। फिर से मैंने आपको बताया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालोगे। सबसे पहले जो हमारा लिक्विड सरफेस है उस पर क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने लिक्विड की सरफेस है, इस पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया। और जो हमारा सॉलिड की जो सरफेस है उस पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करना, ये एक लाइन और ये सेकंड लाइन। देखिए इसमें भी 2 एंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला एंगल एंगल नंबर 1 और ये वाला एंगल एंगल नंबर 2। आप ज़रा बताइए इसमें से एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 में से कौन सा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है? ठीक है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा
वो दूसरे नंबर वाले एंगल पर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एंगल थीटा। क्यों होगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर है, ऊपर वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर तो देखने की बात नहीं, ये लिक्विड की सरफेस है, यहाँ पर थीटा, ये हमारा टेंजेंट है, इधर एक एंगल बना, तो यहाँ पर हमारा लिक्विड के अंदर बनेगा, इधर भी 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 1 में होगा कि 2 में होगा, तो आंसर है 2 में होगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के अंदर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका थीटा, ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इधर बात करते हैं, हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बोला था कि आपको टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करना है, तो आंसर लिक्विड की सरफेस पर। तो देखिए ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड की सरफेस ऐसी होती है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है हमारा ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट के साथ साथ में जो लिक्विड की जो सरफेस है वो है, और सॉलिड की सरफेस भी इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है 90 का। कितने का होता है? 90 का, ठीक है। यहाँ पर तो आपको थीटा कितने का दिख रहा है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर है 90 का, वहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है। यहाँ पर थीटा कितना है, ठीक है, और यहाँ पर थीटा कितना है, इस पर डिस्कस करते हैं। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, हाँ ये वाला एंगल एक्यूट है, और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है। देखिए इस वाले केस में आपको एंगल कैसे मिला, एक्यूट मिला, यहाँ पर कैसे मिला, ऑब्ट्यूस मिला, और यहाँ पर तो 90 का है, यहाँ पर कितना है, तो ये 0 एंगल है। इसका मतलब ये एंगल भी कौन सा है, एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्यूट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले कैरोसिन को प्योर ग्लास वाटर में लिया, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, एक्यूट है। फिर हमने मर्क्यूरी को किस में लिया, ग्लास कंटेनर में लिया, तो हमारा एंगल कैसे बना, ऑब्ट्यूस बना, ठीक है। और प्योर वाटर को अगर सिल्वर के कंटेनर में लिया तो थीटा इक्वल टू कितना, 90 है। और प्योर वाटर को हमने क्लीन ग्लास के कंटेनर में लिया तो फिर से थीटा कैसा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, एक्यूट है। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो किन किन चीज़ों पर मुनहसिर है, तो आंसर है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो लिक्विड पर भी मुनहसिर है, और उसी के साथ साथ में जो सॉलिड ले रहे हैं हम उस पर भी मुनहसिर है। इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दो चीज़ों पर मुनहसिर है, एक तो लिक्विड पर मुनहसिर है और दूसरा सॉलिड पर मुनहसिर है। अगर आप लिक्विड और सॉलिड को चेंज करोगे तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आया, किस तरह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कहाँ ड्रॉ, पहले क्या करना है, पहले लिक्विड की सरफेस पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, फिर सॉलिड की सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, और एंगल कहाँ लेना है, लिक्विड के अंदर आपको लेना है। तो यह है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसे कहा जाता है ज़ाविये तमास। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, आप इस पर स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं आपको पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि ऑब्ट्यूस, एक्यूट और थीटा इक्वल टू 90 के एंगल कैसे बन रहे हैं। बाद में जब ये मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दोनों तरीके से आपको प्रूफ करके दूंगा। पहले तो हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर आपको याद होगा, इसमें आपको केसेस लेना है, केस फर्स्ट में क्या लेना है, इफ़, अगर। देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने आपको बताया सॉलिड और लिक्विड पर मुनहसिर है, ठीक है। तो आपको मैंने दो किस्मों के फोर्सेस बताए थे। एक बताया था इंटरमॉलिकुलर फोर्स की दो टाइप्स मैंने आपको बताया था, एक बताया था कोहेसिव फोर्स और एक बताया था एडिसिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये कोहेसिव और एडिसिव पर मुनहसिर है, ठीक है। कैसे मुनहसिर है आइए इसको समझते हैं। क्योंकि कोहेसिव फोर्स क्या था, दो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स लगता है उसको एडिसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड है, तो इसीलिए यहाँ पर एडिसिव और कोहेसिव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए इफ एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, अगर एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बड़ा हो, उससे ज़्यादा हो, तो क्या होगा। देखिए क्या होगा कि ये आपका लिक्विड कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमारा ऐसे लिक्विड भरा था, बराबर है। पहले हमने ऐसे इसमें कैरोसिन भरा है। अगर एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो, एडिसिव फोर्स किसको बोलते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो मुख्तलिफ सालमात के दरमियान में जो क़ुव्वत पाई जाती है उसको एडिसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एडिसिव फोर्स मतलब दो मुख्तलिफ सालमात है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें एडिसिव फोर्स ज़्यादा है लेकिन कोहेसिव फोर्स कम है। कोहेसिव फोर्स किसे कहा जाता है, दो इक्वल
मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फोर्स ज़्यादा है। ओके, तो अगर गौर करें यहाँ पर देखिए, ये इसका लिक्विड की लिक्विड का मॉलिक्यूल है यहाँ पर एक, ठीक है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर जो है ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर जो है ये सॉलिड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है? एडिसिव फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो एडिसिव फोर्स ज़्यादा है तो देखिए ये यहाँ पर एक लिक्विड का भी मॉलिक्यूल है, सॉलिड का भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सॉलिड का मॉलिक्यूल है। एडिसिव फोर्स क्या होगा? एडिसिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो एडिसिव फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ऊपर वाले सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी यानी खींच लेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि नीचे वाला जो ये कोहेसिव फोर्स लग रहा है ये कम है। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से क्या होगा कि नीचे वाला जो फोर्स होगा जिसका नाम होगा FC, इसे क्या कहा जाता है? कोहेसिव फोर्स, ये जो होगा ये कम होगा। लेकिन यहाँ पर एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, FA। ठीक है, तो एडिसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे? लिक्विड को ऊपर उठा लेंगे। तो ये सरफेस कैसी बन जाएगी? ये सरफेस इस तरह से बन जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया था ये ऐसे। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल थे, उसने क्या किया? लिक्विड को अपनी जानिब उठा लिया, क्योंकि एडिसिव फोर्स ज़्यादा था। इसीलिए ये सरफेस इस तरह की बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? ये वाली जो सरफेस है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है एक्यूट एंगल। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, और जो इसका शेप बनता है वो कैसे बनता है? कॉनकेव मेनिस्कस का। कैसे बनता है? कॉनकेव मेनिस्कस। समझ में आ रही है आपको बात? यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एडिसिव फोर्स ज़्यादा था और कोहेसिव फोर्स कम था, इसीलिए मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? उसको ऊपर उठा लिया और ये कैसे बन गया? कॉनकेव मेनिस्कस। और यहाँ पर एंगल जो बनता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो कैसे बनता है? एक्यूट एंगल बनता है। समझ में आया आपको? ठीक है, ये तो एक हुआ केस फर्स्ट। ओके, अब केस सेकंड। इसका अच्छा एक बात यहाँ पर और याद रखिए कि जब एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स कम होता है तो एंगल कैसे बनता है? एंगल जो बनता है वो आपका बनता है एक्यूट एंगल। कैसे बनता है? एक्यूट एंगल। और उसी के साथ साथ में जो लिक्विड होता है, लिक्विड वेट द सॉलिड। लिक्विड क्या करता है? सॉलिड को वेट कर देता है। वेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको गीला कर देता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये आपकी सरफेस है, बोर्ड की सरफेस, हमने क्या किया? इस पर पानी को डाला और पानी डालकर इसको साफ करने की कोशिश की। तो आप ये देखोगे कि हम इसको जब साफ करते हैं, साफ करने के बाद में भी कुछ पानी के जो सालमात है वो इस पर बरकरार रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द बोर्ड एंड द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए आप इसको साफ करते हो। साफ करने के बाद भी बोर्ड पर जो होते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल बरकरार रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स कम होता है। अगर आप यहाँ पर एंगल ड्रॉ करोगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो कैसे होगा? एक्यूट होगा। इसलिए हमने कहा कि लिक्विड वेट द सॉलिड। जो लिक्विड होता है सॉलिड को वेट करता है। केस सेकंड क्या बोलता है कि अगर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इसको, कि अगर एडिसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, अगर एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से कम हो, मतलब दो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? इसको समझिए। देखिए, जैसे हमारे पास में कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। कंटेनर में हमने पहले क्या किया? ये हमारा ग्लास कंटेनर, इसमें हमने मर्क्यूरी लिया था, याद है आपको? हाँ, हमने यहाँ पर मर्क्यूरी लिया था। हमने ये देखा था कि वहाँ पर मर्क्यूरी की जो शेप थी वो कैसे हो गई थी? तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन गया था। ठीक है, तो ये कैसे हुआ था? हमने बोला कि यहाँ पर अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो और एडिसिव फोर्स कम हो। देखिए यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर एक पानी का भी सालमा है और सॉलिड का भी, और ये कंटेनर का भी सालमा है, मतलब लिक्विड का भी सालमा है, सॉलिड का भी सालमा है। इधर लिक्विड के सालमात है, ठीक है, और इधर जो है वो सॉलिड के सालमात है। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है? तो आंसर है कोहेसिव फोर्स, मतलब दो इक्वल मॉलिक्यूल्स का दरमियान का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये वाले पानी के जो सालमात है ये इसको पकड़कर इधर खींचेंगे, यहाँ के पानी के सालमात इसको पकड़ के इधर खींचेंगे, तो ये किधर की जानिब झुक जाएगा? आंसर है तो नीचे की जानिब झुक जाएगा। फिर इसकी शेप कैसी बनेगी? तो आंसर है इसकी शेप ऐसी बनेगी। देखिए ये ऐसे, ठीक है, ऐसी हुआ था। ठीक है, जो मैंने सेकंड वाला जो केस बताया था मर्क्यूरी वाला, उसमें इसी तरह से हुआ था। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर वाले मॉलिक्यूल्स, उन्होंने क्या किया? यहाँ के मॉलिक्यूल को पकड़ के नीचे खींच लिया, इसीलिए ऐसे हो गए। देखिए हमारी पहले सरफेस ऐसी थी, ये वाले मॉलिक्यूल्स ने इसको ऐसे खींच लिया, इधर वाले मॉलिक्यूल्स ने इसलिए इसे ऐसे खींच लिया, तो जो सरफेस बन गई वो कैसे बन गई? तो आंसर है कॉनकेव
मिनिस्कस हमारा सॉरी कॉन्वेक्स मिनिस्कस हमारा बन गया, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारा कि अगर यहाँ पर सी एफ अगर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू ए एफ के, तो हमारी जो मिनिस्कस है वो कैसी बनेगी, इस तरह से बनेगी। और यहाँ पर जो एंगल होगा वो कैसे होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। और जब ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो देखिए अगर ऐसा हुआ तो एंगल कैसे होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे होता है, तो आंसर है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होता है। कैसे होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, याद रखिए। और उसी के साथ साथ में जो लिक्विड होता है, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। लिक्विड जो होता है वो सॉलिड को वेट नहीं करता, मतलब उसको गीला नहीं कर पाता। ये हमने कहाँ देखा है, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, समझिए। रेनकोट तो सभी ने बारिश में पहना है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जब उस पर पानी का बूंद गिरता है तो वो वहाँ पर नहीं रह पाता, नीचे गिर जाता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेनकोट का जो मटेरियल होता है, जिस क्लॉथ से उसे बनाया जाता है, उसमें वहाँ पर ये बात डिसाइड की जाती है, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कैसे बनना चाहिए, ऑब्ट्यूस बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि वहाँ पर सी एफ जो होगा वो उस क्लॉथ में सी एफ जो होगा वो ए एफ के मुकाबले ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडिसिव फोर्स के। यही वजह है कि जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूस बनता है। और जो लिक्विड ड्रॉप जो होता है, ठीक है, जो पानी का जो ड्रॉप होता है वो वहाँ पर नहीं रह पाता, नीचे गिर जाता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पर जो एंगल बनता है, याद कीजिए, अब आपके रेनकोट पर जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, आया आपको समझ में। और इस बोर्ड पर जो एंगल बनता है वो कैसे बनता है, एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये है इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, दो का मैंने आपको बता दिया। पहले जो एंगल बनाता है वो कैसे बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि वहाँ पर एडिसिव फोर्स ज़्यादा था कोहेसिव फोर्स के मुकाबले। और यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल क्यों बना है, यहाँ पर एडिसिव फोर्स कम है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। इज इट क्लियर। और यहाँ पर लिक्विड जो है डज नॉट वेट द सॉलिड, और वहाँ पर लिक्विड वेट द सॉलिड, ठीक है। दोनों चीज़ों को याद कर लो। तीसरा केस क्या है भाई, तीसरा केस ये है कि अगर दोनों एक दूसरे के मसावी हो जाए, मतलब एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स एक दूसरे के मसावी हो जाए, तो बड़ा सिंपल है। अगर दोनों एक दूसरे के मसावी है तो एंगल कैसे बनेगा, तो एंगल ये थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 का बनेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का फोर्स जो होगा बैलेंस फोर्स होगा, एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बैलेंस है, इसीलिए तो जो आपका जो कंटेनर है उसमें जो एंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, 90 का बन रहा है, ठीक है। इधर का एडिसिव फोर्स भी जो है वो बराबर है और कोहेसिव फोर्स भी बराबर है, इसीलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये तीन केसेस मैंने आपको बता दिए। पहला एक्यूट बना, ठीक है, फिर ऑब्ट्यूस, पहले एक्यूट एंगल बना, फिर ऑब्ट्यूस एंगल बना और बाद में 90 का एंगल बना। मुझे ऐसी उम्मीद आपको वो है फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अफेक्टेड होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड सरफेसेस, ठीक है। सॉलिड लिक्विड की जो सरफेसेस है उसका नेचर, उस पर ये जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, तो समझिए। मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमने ग्लास कंटेनर और केरोसिन लिया था, तो हमारा मिनिस्कस कैसे बना था, तो हमारा मिनिस्कस कॉनकेव बना था, याद है आपको। और वहाँ पर एंगल कौन सा बना था, तो आंसर है जो हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट था वहाँ पर वो कौन सा एंगल था, एक्यूट एंगल था, याद है ना आपको। हाँ, उसी के साथ साथ में जब हमने सिल्वर का कंटेनर लिया और उसमें प्योर वाटर लिया तो एंगल कितना बना, थीटा इक्वल टू 90, यानी कि वहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बना था, थीटा इक्वल टू 90 का था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो सॉलिड लिक्विड पर मुनसिर है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये टेम्परेचर पर भी मुनसिर होता है। टेम्परेचर कैसे टेम्परेचर पर मुनसिर होता है, अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर दे या रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इससे अफेक्टेड हो जाता है। जो मिनिस्कस की जो शेप होती है वो चेंज हो सकती है जो टेम्परेचर पर भी मुनसिर है, ठीक है। पहला तो है नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड सरफेसेस, उसी के साथ साथ में टेम्परेचर। तीसरा है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी किसे कहा जाता है, मिलावट को। जैसे अगर आप प्योर वाटर में कोई और चीज़ मिला दे तो आपका जो मिनिस्कस है वो चेंज हो जाएगा। इसी के साथ साथ में आप कैरोसिन के साथ में और कुछ मिला दो तो आपका मिनिस्कस चेंज हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मर्क्यूरी के साथ अगर आप कोई चीज़ मिला दो तो भी आपका मिनिस्कस जो है उसकी जो सरफेस है वो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर कोई इम्प्योरिटी को मिला दिया जाए
किसी लिक्विड में, तो हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड सरफेस, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा इम्प्योरिटी। एक चौथी वाली बात और याद रख लीजिए, नेचर ऑफ सरफेस अबव द लिक्विड सरफेस, है ना। नेचर ऑफ सरफेस अबव द लिक्विड सरफेस, इसका मतलब यह है कि आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भरा, ठीक है, कंटेनर ग्लास का कंटेनर है, उसमें केरोसिन भरा, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनता है? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस तरह से बनता है, देखिए ये आपका कंटेनर था, ग्लास कंटेनर, आपने इसमें केरोसिन भरा था, तो आपका इस तरह से शेप मिनिस्कस बन गया था, ठीक है। जो मिनिस्कस कैसे था? तो वो था आपका कॉन्केव मिनिस्कस। कैसे था? कॉन्केव मिनिस्कस, ओके। अब ये क्या बोल रहा कि नेचर ऑफ सरफेस अबव द लिक्विड सरफेस, यानी कि लिक्विड सरफेस के ऊपर का अगर हमने नेचर बदल दिए, जैसे कि यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर एयर थी तो हमारा कॉन्केव मिनिस्कस बना, हमने ना यहाँ पर गैस ला लिया, तो जाहिर सी बात है अगर हमने किसी गैस को लेकर लाकर छोड़ा तो गैस अपना प्रेशर इस पर लगाएगा, तो गैस इस पर अगर प्रेशर लगाएगा तो हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, हो सकता है, क्योंकि गैस का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी की वजह से इसका एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ख्याल रखना है कि जो लिक्विड के ऊपर की जो एरिया होता है, जो सरफेस होती है, अगर यहाँ पर आप इसको चेंज कर दो, इस सरफेस को अगर चेंज कर दो तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। सबसे पहला नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड, ठीक है, इस पर भी मुनसिर है, टेम्परेचर पर भी मुनसिर है, इम्प्योरिटी पर भी मुनसिर है, और नेचर ऑफ सरफेस अबव द लिक्विड सरफेस पर भी मुनसिर है। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल होता है। आपको समझ में आ चुका है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई है, इसको कॉपी कीजिए। टॉपिक नंबर 4 वो है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखा था कि अगर एडिसिव फोर्स ज़्यादा था, कोहेसिव फोर्स से, तो एंगल कैसे बना था? एक्यूट बना था। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा था तो ऑब्ट्यूस एंगल बना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और मैं आपको उसको प्रूफ करके बता दूंगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करो, आप तमाम लोग बोर्ड पर देखिए। हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया इस तरह का, और इस कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया, ये आपका लिक्विड भरा है। आप यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लीजिए, इस पर कितने फोर्स अमल करेंगे? तो यहाँ पर 2 फोर्सेस है, एक एडिसिव फोर्स और एक कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अगर सॉलिड लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स लगता है तो एडिसिव फोर्स होगा, जिसको मैं FA लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? FA स्टैंड फॉर एडिसिव फोर्स, ठीक है। इधर लिक्विड और लिक्विड के दरमियान में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। मैं इसको FC लिख रहा हूँ, ठीक है, एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछी जा सकती है, यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का रहता है? तो आंसर है यहाँ पर जो एंगल है वो 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 45 डिग्री का। कैसे? इसका भी आंसर सुन लीजिए। जैसे ये आपका FA है और इधर आपका FC है, ठीक है, FA और FC। इसका रिजल्टेंट किधर बनेगा? तो इसका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, ये आ गया इसका रिजल्टेंट। मैं अगर यहाँ पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को ड्रा करूँ तो ये ऐसे बनेगा। तो देखिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को अगर मैं ड्रा करूँ, ये इसका रिजल्टेंट है, इधर वाला, सॉरी रिजल्टेंट यहाँ होगा इसका, ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को मैंने ड्रॉ किया, ये वाला एंगल, ये वाला 45, ये वाला 45, 45 प्लस 45 कितना होता है? 90। मतलब ये एंगल कितना बन रहा है? तो आंसर है ये वाला एंगल 45 का बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इन FA और FC के दरमियान का एंगल कितने का होगा? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। मतलब FA और ये तो जो मतलब ये वाली जो आपका कंटेनर की जो दीवार है, इसके दरमियान में और FC के दरमियान में 45 का एंगल है, मैंने आपको बता दिया कैसे। लेकिन FA और FC के दरमियान में कितने का एंगल बनेगा? तो ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा? 90 का, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा? 45। तो 90 प्लस 45 कितना होता है? तो आंसर है ये वाला एंगल कितने का बन रहा है? 1। कितना होगा ये? देखिए 90 में 45 को ऐड कीजिए, 5 के 5, 9 प्लस 4 10 और ये 13, मतलब कितना होगा? 135। कितना होगा? 135। तो याद रखिए कि FA और FC के दरमियान का एंगल कितना होगा? 135 का। और ये वाला जो कंटेनर की जो दीवार है और FC के दरमियान का जो एंगल हो कितने का होगा? 45 का। समझ में आया आपको? 2 चीज़ें यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा कंटेनर ऐसे दिख रहा है ना, मैं इसको बराबर बना लेता हूँ।
हाँ, ये आपका लिक्विड भरा था, इधर आपका FC था, इधर आपका FA था, ये 45 और ये 135, ठीक है, 135, ये आपका 45, ठीक है। FA और FC के दरमियान में एंगल 135 और इसकी कंटेनर की दीवार और FC के दरमियान में 45, ओके। अब हमको देखना है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको कैसे निकालते हैं ज़रा गौर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, लिक्विड भरा है, ओके। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमने क्या किया, ये आपका बना FA और ये बना आपका FC, ओके। इसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर निकलेंगे, ठीक है। ये आ गया इसका रिजल्टेंट। अब इसके रिजल्टेंट बहुत सारे हो सकते हैं, इसका रिजल्टेंट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ऐसे भी हो सकता है, इसका रिजल्टेंट ऐसे भी हो सकता है और इसका रिजल्टेंट ऐसे भी हो सकता है। ये तीनों चारों केसेस हमको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा हम गौर करें, अगर यहाँ पर एंगल देखिए, ये अगर रिजल्टेंट है तो ये वाला एंगल अल्फ़ा है, यह वाला एंगल अल्फ़ा। हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से tan अल्फ़ा निकालते हैं। tan अल्फ़ा क्या होगा, देखिए tan अल्फ़ा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये एंगल किसके साथ नहीं बन रहा, तो आंसर है ये, अगर हम गौर करें यहाँ पर तो ये FC के साथ में नहीं बन रहा लेकिन FA के साथ में बना है। तो ये अगर FC के साथ में नहीं बना है तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका FC साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका FA प्लस FC कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ये अल्फा जो है ये FA के साथ में बना है, FC के साथ में नहीं बना है, इसीलिए हमने क्या लिखा, tan अल्फा इक्वल टू FC साइन थीटा डिवाइडेड बाय FA प्लस FC कॉस थीटा। थीटा कितना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि FA और FC के दरमियान को जो थीटा है वो कितना है, 135। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे FC साइन 135 डिवाइडेड बाय FA प्लस FC कॉस 135, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ तक तो हमारा बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन 135 निकालने की कोशिश करेंगे। साइन 135 ये कैसे निकालेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, साइन 90 प्लस 45, है ना, ये 90 प्लस 45 हो तो साइन 90 मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस, और साइन 40 और यहाँ पर कॉस 45 हो। अब ये कॉस 45 है मतलब प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2, ठीक है। ये निकल गया आपका साइन 135। इसी तरह से मैं कॉस भी निकाल के बता देता हूँ आपको। कॉस 135 इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस 45, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ज़रूरत पड़ेगी दोबारा बना दूंगा। 90 प्लस 45 हो तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 प्लस कॉस 90 कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा मतलब, और थीटा कितना है 45, ठीक है। और ये 45 साइन में है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा कॉस, ये भी बराबर है, ओके। अब ये माइनस है तो साइन 45 क्या जाएगा 1/√2, और यहाँ पर भी क्या आपका 1/√2, यानी कि कॉस और साइन की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब इनको उठाइए, इस फार्मूले में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में tan अल्फा इक्वल टू क्या है यहाँ पर FC, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा बराबर है साइन थीटा, मतलब साइन 135 किसके बराबर है, साइन 130 बराबर है 1/√2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, नीचे था आपका FA प्लस, ठीक है, FC मल्टीप्लाई बाय कॉस 135 कितना आ गया हमारे पास में, माइनस 1/√2, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 1/√2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा रूट, ठीक है। ये आगे स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, तो हमारा क्या बन जाएगा फिर फार्मूला, tan अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका FC/√2 डिवाइडेड बाय, ये √2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास में √2 मल्टीप्लाई बाय FA माइनस ऑफ FC डिवाइडेड बाय √2 कैंसल, तो क्या बन गया फार्मूला, हमारे पास में फार्मूला बन गया tan अल्फ़ा इक्वल टू FC डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पर बचा हमारे पास में FA माइनस FC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया गया है ना, मैंने इसको आपको कैलकुलेट करके बता दिया हो। अब ये फार्मूला आपके पास में आ चुका है, tan अल्फा इक्वल टू FC/√2 FA माइनस FC। अब हमारे लिए तमाम चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। पहले आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे केसेस करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब देखिए एक एक केस मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत आसान हो जाएगा इस फार्मूले पर से। मैं इस फार्मूले को यहाँ पर लिख लेता हूँ, पेन की इंक भी हमारी ख़त्म हो रही है,
tan अल्फा इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ √2 एफ सी प्लस सॉरी एफ ए प्लस एफ सी। ठीक है, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट हाँ केस फर्स्ट क्या में आपको क्या लेना है, सुनिए। केस फर्स्ट याद कीजिए, जो मैंने आपको सबसे पहला केस करवाया था, अगर अंडर रूट ऑफ √2 एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी, मतलब एडिसिव फोर्स ज़्यादा हो एज कंपेयर टू कोएसिव फोर्स, तो क्या होगा, सुनिए। अगर ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, 2 मिनट यहाँ पर माइनस है ना, सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, हाँ अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये 10 है, 10 - 5, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा इसका आंसर, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो tan अल्फा क्या आएगा, तो आंसर है tan अल्फा पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कब होता है, तो आंसर है जब एंगल क्या हो, एंगल जब हो एक्यूट एंगल हो। कौन सा एंगल हो, एक्यूट। tan अल्फा का पॉजिटिव होता है जब एंगल कौन सा होता है, एक्यूट होता है। याद है ना आपको, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि tan अल्फा का पॉजिटिव होता है तो आंसर है जब एंगल एक्यूट होता है। तो आ गया इसका प्रूफ। और मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि अगर एडिसिव फोर्स ज्यादा होता है तो एंगल कैसे बनता था, एक्यूट बनता था। समझ में आपको, ठीक है। एक केस ये हो गया। केस नंबर सेकंड क्या बोलता है कि अगर, अब इसको बदल दो, अगर √2 एफ ए इज लेस देन एफ सी, ठीक है, √2 एफ ए इज लेस देन एफ सी, मतलब अगर एफ सी छोटा हो एज कम्पेयर, एफ सी बड़ा हो एज कम्पेयर टू √2 अंडर √2 एफ ए के, तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, 10 में से 5 को घटाएंगे, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर tan अल्फा क्या है, tan अल्फा की जो वैल्यू है माइनस आने वाली है। और tan माइनस कब होता है, तो उसका आंसर है जब एंगल क्या हो, जब एंगल हो ऑब्ट्यूस। ठीक है, मर्क्यूरी वाले केस में कौन सा एंगल बना था, ऑब्ट्यूस एंगल बना था। कौन सा एंगल बना था, ऑब्ट्यूस। देखिए आगे इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ आ चुका है। 2 केसेस। तीसरा केस क्या है, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर √2 एफ ए इक्वल टू एफ सी, अगर दोनों वैल्यूज बराबर हो, तो ये किसके बराबर हो, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो -=0 हो जाएगा, है ना। अगर दोनों बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ए माइनस एफ सी किसके बराबर होगा, 0 के। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हमारा फार्मूला बनेगा tan अल्फा इक्वल टू एफ सी अपॉन 0। ठीक है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब tan अल्फा किसके बराबर आ गया, tan अल्फा बराबर गया इन्फिनिटी के। और tan जो है कब इन्फिनिटी के मसावी होता है, तो आंसर है जब थीटा इक्वल टू कितना हो, तो थीटा इक्वल टू 90 हो। कितना हो, थीटा इक्वल टू 90। देखिए जब दोनों फोर्स ऑफ एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स जब दोनों इक्वल थे तो वहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना बना था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 का। यहाँ पर एक्यूट बना था, यहाँ पर ऑब्ट्यूस बना था, यहाँ पर कितना था, 90। अब एक चौथे वाला केस है, वो क्या था कि वहाँ पर जो एंगल बना था वो भी ऑब्ट्यूस बना था, और एंगल कितना था, थीटा इक्वल टू 0। वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। केस नंबर 4 में एक ही चीज़ पॉसिबिलिटी है इसकी कि अगर इफ एफ सी इक्वल टू 0, मतलब जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लग रहा था, अगर वही जीफर हो। इसका मतलब यह है कि देखिए जैसा ये कोहेसिव फोर्स था, है ना, ये इधर एफ सी लग रहा था और इधर एफ ए लग रहा था, है ना, तो ये वाला तो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट तो किधर ही नहीं बनेगा। रिजल्टेंट देखिए, सॉरी ऐसा था ना, ये था आपका एफ सी और ये था आपका एफ ए। इधर हम रिजल्टेंट बना रहे थे, हमने बोला ये आपका रिजल्टेंट था, तो हमने बोला ये 0 है, मतलब कोहेसिव फोर्स क्या है, 0। इसका मतलब यहाँ से निकल गया, तो इसका रिजल्टेंट बताइए किधर बनेगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर ही बनेगा। मतलब दोनों के दरमियान में थीटा कितना है, 0। कितना है, 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि tan अल्फा इक्वल टू 0, और tan अल्फा मतलब 0, मतलब थीटा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है। और यहाँ पर tan अल्फा मतलब ये tan अल्फा बोल दीजिए या थीटा बोल दीजिए, वो भी कितना है, एक्यूट है। और यहाँ पर थीटा बोलिए या अल्फा बोलिए, वो कितना है, ऑब्ट्यूस है। तो आपको चारों भी केसेस समझ में आ गए कि जब ये बड़ा था तो क्या निकला, एक्यूट निकला। जब एफ ए √2 एफ ए छोटा है तो जब क्या निकला, ऑब्ट्यूस निकला। जब दोनों एक दूसरे के मसावी है तो 90 निकला। और जब एफ सी इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू क्या है, 0। ये चारों केसेस मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। थोड़ा सा इंक की प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे पास में, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंप्रूव करूँगा। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। मैंने आपको आज कितने पहले इसकी कॉपी कर लीजिए,
स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। मैंने आपको आज कितने टॉपिक करवाया, सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके बाद में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में उसके बाद में मैंने आपको बताया हो कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बताया, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड होते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पर, और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझिए, लेक्चर को बार बार देखिए। आपके जो कजिन्स है, जो आपके रिलेटिव है, जो फिजिक्स समझना चाहते हैं, आप उन तक वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। जो व्हाट्सअप ग्रुप है इकरा जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस आकोट का, इसी के साथ साथ में स्कल्प्टर एकेडमी का, तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पर नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, ज़ेरॉक्स सेंटर पर देने वाला, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।